जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस सेशन में जीएस के उस पोर्शन की बात करेंगे जिस पोर्शन से आपके विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते रहे। इतिहास एक ऐसा विषय है जिससे लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आइए आज हम इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि इतिहास के किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास होता क्या है उसको देखेंगे। तो याद रखिए, इतिहास तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इति धन हा और धन आस। तो अगर देखा जाए तो इन तीनों शब्दों के मेल से बना शब्द क्या बनता है? इतिहास होता है। यानी इतिहास की अर्थ की मैं बात करूं तो ऐसा जो अतीत में क्या हो, घटित हो, अतीत में घटित हो, ऐसी घटना को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। नॉर्मल शब्दों में समझिए, जैसे आज प्रेजेंट टाइम में, आज की डेट में हम क्या करते हैं कि जो भी घटना हमारे सामने आती है वो कल की डेट में क्या बन जाएगी? इतिहास बन जाएगी। ऐसे ही समझते हैं कि जो भी घटनाएं होती हैं वे वास्तविकता से होती है, यानी वास्तव में होती हैं। तो इतिहास का जो परिचय होता है वह परिचय किस रूप में होती हैं? वास्तविकता में होती हैं। यानी घटना सत्य होती है जो आपके जीवन से घटित हो सकती हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए घटना के द्वारा हो सकती है। इसी को क्या कहा जाता है? यानी अतीत में घटित हुई घटना को इतिहास नाम दिया जाता है। तो इतिहास की बात करें तो इतिहास से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतिहास के पिता कौन हैं? तो इतिहास के पिता आपके हेरोडोटस को माना जाता है। किसको मानते हैं? हेरोडोटस को। और इनकी एक पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा, इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है हिस्टोरिका। क्या पुस्तक का नाम है? हिस्टोरिका। तो याद रखिएगा, हिस्टोरिका हेरोडोटस की पुस्तक है। हेरोडोटस इतिहास के पिता माने जाते हैं। और इतिहास वह होता है जो अतीत में हमारे समक्ष कोई चीज़ घटित होती है, हमारे या हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी कहानियाँ घटित होती हैं, जो भी घटना घटित होती है, उन सबको मिला करके क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि इतिहास के पार्टों को और इतिहास के किन किन भागों में हमको किस तरीके से डिवाइड करके पढ़ना है और किस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रागैतिहासिक, और दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा होता है आपका ऐतिहासिक। इतिहास के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो प्रागैतिहासिक समझते हैं कैसे? मनुष्य का जन्म कहाँ हुआ? जंगलों में। इतना तो आपको भी पता है कि अगर मनुष्य जंगल में जन्म लेगा तो किसकी भांति व्यवहार करेगा? जंगलों की भांति व्यवहार करेगा। जैसे समझिए कि कोई बच्चा है, सपोज करिए एक बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा पैदा हुआ। अब ये पैदा होता है तो इसको कुछ भी पता नहीं रहता। कुछ भी पता होने का मतलब भाई ये तो ये नहीं जानता कौन है मम्मी कौन, पापा कौन कौन है। तो ये कौन सिखाते हैं? ये पूरा समाज सिखाता है। समाज से पहले आपका परिवार होता है। ये परिवार सिखाता है क्या? इस बच्चे को कि ये आपके पापा हैं, ये आपकी मम्मी हैं। इस तरीके से आपके क्या होते हैं? बच्चे का दिखाया जाता है। तो बच्चे अपने परिवेश से सीख रहे हैं। अगर बच्चे अपने परिवेश से सीख रहे हैं तो आप बताइए, जब किसी बच्चे का जन्म
या मानव का जन्म जंगलों में होगा तो मानव क्या करेगा, अपने परिवेश से सीखेगा, और उसके परिवेश में रह कौन रहे हैं, सब जीव जंतु। इसीलिए मानव किसकी भांति व्यवहार करेगा, जीव जंतुओं की भांति व्यवहार करेगा। तो इसीलिए देखो, पहले हमारे पूर्वज क्या होते थे, कहे जाते बंदर होते थे। बंदर कैसे चलता है, 4 पैरों पे चलता है। तो हम भी क्या करते थे, जानवरों की तरह 4 पैरों पे चलते थे। आप सोचिए कि अगर मनुष्य, पूछा भी जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं बहुत सारे। पहले समझिए, अगर बच्चा पैदा होता है तो वो भी कैसे चलता है, 4 पैरों पे चलता है। अब आप बताइए कि जैसे बच्चे चल रहे हैं 4 पैरों पे, तो जानवर समक्ष है, यहाँ तो आजकल के इंसान के समक्ष होते तो इंसानों जैसी भाषा बोलते हैं, वहाँ जानवरों के समक्ष थे तो जानवरों जैसा बिहेवियर करेंगे। तो जानवर क्या करते हैं, जानवर एक दूसरे का शिकार करते हैं। बड़े जानवर छोटे जानवरों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो मनुष्य भी क्या करेगा, मनुष्य के साथ पैदा होते ही क्या आ जाता है, पेट। और पेट में क्या होता है, भूख लगती है, और जब भी भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए। अब सामने उसने देखा कि कोई जीव जंतु दूसरे जीव जंतुओं का क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, तो मनुष्य भी क्या करेगा, शिकार करेगा। तो याद रखिए, ऐसे काल में क्या होता था, मनुष्य पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड होता था, शिकार पर। तो समझिए कि ऐसा काल। अब आप बताइए कि बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही पढ़ना लिखना सीख लेता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे इसमें ज्ञान का विकास होता है, और विकास होते होते धीरे धीरे क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई की तरफ बढ़ता है। अब आप समझिए, तो प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य क्या हो रहा है, जन्म ले रहा है। तो जन्म के कुछ वर्षों तक, जैसे जन्म के कुछ वर्षों तक बच्चा बोल नहीं पाता है, बोलता तो है लेकिन लिखना नहीं जानता। धीरे धीरे क्या होता है, पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे 4-5 साल की एज से शुरुआत करता है। वैसे ही कुछ वर्षों तक आपके मनुष्य ने क्या किया, ना तो इसे लिखने का ज्ञान था, ना तो इसे पढ़ने का ज्ञान था। तो ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो डिफिनीशन के तौर पे सीधा आप समझिएगा, ना तो इसमें लिखने का ज्ञान हो, ना तो इसमें पढ़ने का ज्ञान था। ऐसे काल क्या कहलाए, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाए। समझ लीजिएगा कि बच्चा अभी क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे बच्चा पैदा होता है, कुछ समय के बाद 2-3 साल जब वो बीत जाता है, धीरे धीरे क्या करता है, उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, घर वाले उठा करके दे देते हैं, क्या, कलम पेन दे देते हैं। कलम दे दिए, कागज़ दे दिए। बच्चा क्या करता है, बच्चा गोंचता है। और क्या गोंचता आप भी नहीं समझ पाते, वो क्या गोंच रहा है वो खुद नहीं समझ पाता है। तो आप समझिए, जब बच्चा गोंच रहा है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसमें आप समझिए आद्य ऐतिहासिक काल में लिखता तो है लेकिन पढ़ने की कोई कला नहीं है। यानी लिखावट तो लिखी गई है लेकिन किस भाषा में लिखी गई है, कोई उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो याद रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसमें लिखने की कला तो है परंतु पढ़ने की कला नहीं मिलती है। ऐसे काल को क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल। अब बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, लिखने बार बार वो जाता है, धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ेगा। स्कूल जाएगा तो उसमें बिहेवियर आएगी। बिहेवियर आ रहा है तो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उसमें डेवलप हो रहा है ना। जब डेवलप होगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे जो लिख रहा था उसको खुद नहीं समझ में आ रहा था, वो धीरे धीरे लिखेगा और धीरे धीरे क्या करेगा, पढ़ना भी सीख जाएगा। तो जिसमें लिखने की कला हो और पढ़ने की कला हो, ऐसे काल को क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो आप एक बच्चे के उदाहरण से लेकर के इन तीनों कालों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इसी प्रकार कि प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 चरणों में बांटा गया। कौन कौन से चरणों में, तो याद रखिए इसके 3 चरण हैं आपके, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। समझिए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। मैंने आपको बताया कि एक बच्चे के उदाहरण से ही हम लोग समझेंगे। बच्चा पैदा हुआ, समझिए, तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, कुछ समय के पश्चात जब वो बकैया, जिसको आप बोलते हैं कि 4 पैरों पे जब चलने लगता है, तो मिट्टियों में ही खेलना पसंद करता है।
अब मिट्टियों में खेलना पसंद करता है तो कंकड़ पत्थर तो आपके आसपास ही जो है ग्रामीण एरिया में हो या जहाँ भी रहेगा, कुछ ना कुछ तो आपको मिलता है, मिट्टियों से ही उसका लगाव होता है। समझिए बच्चा, यहाँ पे क्या प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, जब मनुष्य पैदा हुआ तो सब पूरा का मतलब पुराना, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थरों का पुराना काल। यानी जब पहली बार क्या किया, उसको भूख लगी होगी तो क्या किया होगा, शिकार किया होगा। शिकार जिस पत्थर से करता है, ऐसे कालों को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण। अब वहाँ उसको तो इस बात की जानकारी होती नहीं कि भाई किससे मारना है, किससे क्या करना है। जो भी सामने दिखा उसी से उठा करके फेंका, तो उसको लगा इस वस्तु से मारने से सामने वाले की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, और वो खाने के लिए हमको दे सकता है। तो इस तरह के तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल, यानी पाषाण मतलब पत्थर, पत्थरों का ऐसा काल जो सर्वप्रथम मानव ने क्या किया था, प्रयोग किया था, ऐसे काल को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, सिर्फ आपको मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि ताकि आप इसके बारे में थोड़ा जानते रहिए। दूसरा काल आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण का जैसे आप समझिए, बच्चा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। समझिए बच्चे में अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे चीज़ों को, जो पहले वाली चीज़ों को धीरे धीरे मेंटेन रखना शुरू करेगा। समझिए अभी बड़ा सा, पहले जो भी पत्थर मिलते थे, बड़े बड़े औजार रहते थे, तो उनको उठाने में भी दिक्कत होती थी, हर चीज़ों के लिए दिक्कत थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या करेंगे, औजारों को छोटा करेंगे। छोटा करने का मतलब क्या होता है कि उनको लगेगा कि ये जो बड़े पत्थर हैं, ये छोटे करने के साथ साथ वही काम कर सकते हैं जिस काम के लिए आपका मैं इतने भारी पत्थरों का प्रयोग करता था। जैसे आप समझिए पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, आजकल कंप्यूटर छोटे से घड़ी के रूप में। तो ये मानो क्या है, डेवलप करता गया और धीरे धीरे किसमें, इतने छोटे यंत्रों में बना करके रख दिया। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने कामों से धीरे धीरे सीखते सीखते किस युग में पहुंच गया, थोड़े से मॉडर्न युग में, या कह सकते हैं मध्य पाषाण काल से एक स्टेप आगे बढ़ करके। तो ऐसा काल जो पाषाणों का यानी पत्थरों का दूसरा काल, कैसा काल कहलाता है, मध्य पाषाण काल। कहा भी जाता है कि करत करत अभ्यासते, बार बार अभ्यास करते करते आप उस चीज़ को क्या करेंगे, सीख जाएंगे। ये भी बार बार बड़े बड़े पत्थरों का, औजारों को प्रयोग करते करते धीरे धीरे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया, और भी चीज़ों को ये क्या करेगा, धीरे धीरे सीख रहा है। तो सीखने की दूसरी कला, दूसरा काल क्या कहलाती है, मध्य पाषाण काल कहलाती है। ऐसे नव पाषाण काल, नव पाषाण का मतलब होता है नया काल। पत्थर एकदम नवीन हो गए, पत्थर के नवीन के साथ साथ आदमी भी नवीन होने लगा, उसमें जानकारियां बढ़ने लगी, उसको कृषि की प्राप्ति हो गई। कृषि की प्राप्ति हो जाने से आपके अस्थाई जीवन की प्राप्ति हो गई। जब आदमी अस्थाई हो गया, एक जगह निवास करना शुरू कर दिया, जो आदमी जंगलों में भटक रहा था, वो आदमी जब एक जगह निवास करना शुरू किया, तो उसके लिए सब क्या है, नया नया है। इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है, नवपाषाण काल कहा जाता है। पत्थरों का नया युग। पहले पुराने पत्थर थे, फिर पत्थरों में थोड़ा सा चेंजिंग आया, पत्थरों के साथ साथ उनकी संस्कृति में भी चेंजिंग आ रही, तो ये मध्य पाषाण हो गया। तीसरा एकदम फाइनल, एक नया आपका नए युग की प्रवेश हुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नवपाषाण युग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। समझिए, एक होती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब होता है, एक नदी बहती है आपकी सिंधु नदी, उसी के आसपास व्याप्त सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। ऐसे ही समझिए, इसको दूसरा भाग बांटा गया है वैदिक युग में। वैदिक युग अभी आपको बताऊंगा अभी किस प्रकार वेदों की उत्पत्ति होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक युग यानी वेदों का युग। वेदों में आपके दो भाग बांटे जाते हैं आगे चल करके, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। इन सब की चर्चा हम लोग एक एक करेंगे, ठीक ना। बात करें ऐतिहासिक युग की, भैया इसमें लिखने पढ़ने की दोनों की कला थी, तो दोनों की कला में तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया, जिसे आप कहते हैं प्राचीन इतिहास या प्राचीन काल, दूसरा मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन काल, और तीसरा आपका क्या होता है, आधुनिक इतिहास, जिसे आधुनिक भारत कहते हो, आधुनिक भारत का इतिहास। इस तरीके से आपके तीन आपके क्या हो गए, इतिहास हो गए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। समझिए, आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते रहे,
लगातार आप देखोगे 3, 4, 5 वर्षों में आधुनिक भारत से ही लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। परंतु 2021 के पैटर्न में थोड़ा सा, जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव दिखा है। अब इस बार आधुनिक से ज़्यादा प्रश्न आपके मध्यकालीन इतिहास से मिले हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से आधुनिक को ख़त्म किया गया है। आधुनिक से थोड़ा सा हट करके थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा आपके मध्यकालीन इतिहास से देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले तीनों से इक्वल प्रश्न पूछे जाते हैं। पुराने प्रश्न पत्रों को उठा करके देखिए तो तीनों को लगभग इक्वलिटी दिया जाता था। लेकिन आज के दौर में थोड़ा सा किसी न किसी विषय को क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो 2021 के अनुसार आने वाले 1-2 सालों में लगभग मध्यकालीन इतिहास जो आपके पोर्शन रहेगा, इससे कुछ ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उसी की उपयोगिता को देखते हुए हम लोग सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे और मध्यकालीन इतिहास के साथ साथ हम लोग फिर बात करेंगे आधुनिक भारत की, आधुनिक इतिहास, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास से ही आधुनिक इतिहास की क्या होती है, शुरुआत होती है। बाद में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास को। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और एक एक पोर्शन को आप धीरे धीरे कंप्लीट करिए। आप इसका फ़ायदा पूर्ण रूप से आप एग्ज़ामों में 100% आपको मिलेगा। आप हमारा सहयोग करिए। आइए हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास को। मध्यकालीन इतिहास समझिए। मध्यकालीन इतिहास यानी इतिहास का कैसा काल है भाई, मध्यकाल है। मध्य का मतलब बीच का काल, क्योंकि प्राचीन और आधुनिक के बीच का काल कौन सा आता है, मध्यकाल। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मध्यकालीन इतिहास। तो याद रखिए मध्यकालीन इतिहास में पूरी दुनिया एक तरफ, भारत एक तरफ, पूरी दुनिया में कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ घटनाएं भारत में होती हैं। तो हमको विश्व के इतिहास और भारत के इतिहास को दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। भारत का नामकरण देख लीजिए, क्योंकि भारत के नामकरण से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत को किस किस नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं। भारत को भारत हम क्यों कहते हैं, भारत क्यों कहते हैं। दूसरा हम लोग समझेंगे इसको जम्बू द्वीप क्यों कहते हैं, जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है। तीसरा हम लोग समझेंगे इसे भारतवर्ष क्यों कहते हैं। और चौथा हम लोग समझेंगे इसको हिंदुस्तान क्यों कहते हैं। और पांचवा हम लोग देखेंगे इसको हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश क्यों कहते हैं। याद रखिएगा ये सब किसके नाम है, सब भारत के नाम है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारत क्यों कहा जाता है। तो भारत नाम भारत का पड़ा एक भरत नामक कबीले के नाम पे। भरत नामक कबीले के नाम से भारत का नाम भारत पड़ गया। जम्बू द्वीप की बात करें तो विष्णु पुराण में इसकी चर्चा मिलती है। विष्णु पुराण आप बचपन में देखते रहे होंगे, उसमें आपका एक आता था बचपन में विष्णु पुराण। उसी विष्णु पुराण में सबसे पहले चर्चा मिलती है किसकी, जम्बू द्वीप की। समझिए विष्णु पुराण में चर्चा दी जाती है। जम्बू द्वीप का मतलब होता है जम्बू, जम्बू अर्थात जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ समझिए ये रहा है, मान लीजिए कोई पेड़ आपका है, सपोज करिए कि जामुन का पेड़, और इतना विशाल पेड़ जिसमें फल लगते हैं, कहा जाता है हाथियों के बराबर। जितने बड़े बड़े हाथी होते हैं उतने बड़े बड़े उसके एक एक फल लगते थे। आज के जामुन कितने मिलते हैं, छोटे छोटे। पहले के जामुन बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा गया है। कहा जाता है कि इतने विशाल पेड़ का जब फल गिरता था तो जिस पहाड़ पर गिरता था उस पहाड़ का नाम था हिमालय। हिमालय पहाड़ से क्या करते थे,
जब वो फल गिरते थे तो पिचक जाते थे, पिचकने की वजह से एक उसका जो रस होता था निकल करके एक नदी बन जाती थी, और उस नदी का नाम होता था जम्बू नदी। किस नाम से जानते थे? जम्बू नदी के नाम से। और ये कहा जाता है कि ऊपर हिमालय पर्वत और नीचे आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर के ऊपर और हिमालय पर्वत के नीचे जो देश है वह कौन सा है? जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो पूरे वर्ल्ड के इतिहास को आपको, वर्ल्ड का अगर ज्योग्राफी देखोगे, वर्ल्ड का मैप देखोगे, तो वो आपका ऊपर हिमालय पर्वत है इंडिया के, और नीचे कौन सा सागर है, कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। इसका मतलब जो जम्बूद्वीप की चर्चा आपके विष्णु पुराण में हुई है वो किसी और की नहीं, वो भारत की हुई है। तो आप जानते रहिए कि पुराणों में भारत की भी क्या मिलती है? चर्चा मिलती है, लेकिन उसका नाम क्या रखा गया है? जम्बूद्वीप। आइए ऐसे भारतवर्ष की बात कर लेते हैं। भारतवर्ष की बात करें तो याद रखिए एक अभिलेख है आपका, एक अभिलेख आपका कलिंगराज खारवेल का एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। कैसा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। और इस अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष की क्या मिलती है? चर्चा मिलती है। और बात करें हिंदुस्तान, ईरानी लोग आए थे भारत में सिंधु रास्ते से, सिंधु की तरफ से, तो सिंधु को वो लोग सा को हा बोलते थे, तो सा से सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से क्या बन गया? हिंदुस्तान। इसकी कहानी की चर्चा सबसे पहले कहाँ मिलती भैया? तो सासानी अभिलेख में मिलती है। किस अभिलेख में मिलती है? सासानी अभिलेख में। और ये क्वेश्चन भी आपसे क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। बात करें सप्त सिंधु प्रदेश की, तो सप्त सिंधु का मतलब 7, सिंधु के आसपास 7 नदियाँ जो बहती हैं, 7 नदियाँ, ऐसा प्रदेश जो 7 नदियों से घिरा होता है, ऐसे प्रदेशों को क्या कहा जाता है? सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से भी भारत का नामकरण हुआ है। तो याद रखिए भारत को भारत भी कहा जाता है, जम्बूद्वीप भी कहते हैं, भारतवर्ष भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, और सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता है। इसके इतिहास को मैंने आपको एक एक करके जिक्र किया। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विदेशी आक्रमण। क्या देखेंगे? विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण के पहले अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो एक धर्म है इस्लाम धर्म, क्योंकि वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो इस्लाम धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 काल को, एक आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का मतलब दिल्ली में कितने सुल्तानों ने क्या किया है? राज किया था। उनके पूरे सत्ता को दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? मुगल काल को। किसको पढ़ेंगे? मुगल काल। तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास में इतने चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे आधुनिक युग में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक एक पोर्शन को देखिए। आपका मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन पूरे इतिहास में कहीं से भी पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका कहीं गलत नहीं होगा। तो याद रखिएगा। आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इस्लाम धर्म के पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। सृष्टि की उत्पत्ति। सृष्टि की उत्पत्ति। तो सृष्टि की उत्पत्ति में मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी के क्षेत्र में आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे वीडियो का सेशन देख सकते हैं ज्योग्राफी में, कि सृष्टि से उत्पत्ति आपको बताया गया पूरे डिटेल के साथ। लेकिन ये जो सृष्टि है ये ऐतिहासिक दृष्टि से,
तो इतिहास की दृष्टि से हम लोग सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो याद रखिए, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 3 देवता प्रमुख माने जाते हैं। कौन कौन से देवता होते हैं समझिए। आपके होते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 आपके क्या माने जाते हैं? त्रिदेव। त्रिदेव का मतलब 3 देवता। तो विष्णु उसमें से क्या होते हैं? तीनों देवताओं में सर्वप्रथम माने जाते हैं, सर्वप्रमुख माने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में एक बार आया, क्यों ना ऐसे संसार की उत्पत्ति किया जाए जिनसे क्या हो कि एक स्वर्ग जैसा माहौल बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि चलते हैं, इसके लिए परमिशन किससे लेते हैं? विष्णु जी से। और ये क्या करते हैं? विष्णु जी की खोज में लग जाते हैं। विष्णु जी की खोज में लग जाते हैं। विष्णु भगवान की खोज में जाते हैं सागर में, क्योंकि आप जानते हैं विष्णु भगवान का निवास स्थान कहाँ है? क्षीर सागर में। जब ये सागर में जाते हैं, खोजने लगते हैं, खोजते खोजते इनको बहुत समय हो जाता है। फिर इनको ध्यान में आता है कि विष्णु भगवान तो क्या रहते हैं? कमल के जो है नलनी में रहते हैं। तो कमल के नलनी में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ भी खोजते हैं, इनको मिलते नहीं। बाद में क्या होता है? परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान कि ध्यान लगा लेते, कहते हैं ध्यान लगा लें। तो ध्यान जैसे ही लगाते हैं, विष्णु भगवान क्या आते हैं? प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं बताइए ब्रह्मा जी, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तो ब्रह्मा जी ने आदेश हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान हमको क्या चाहिए? सृष्टि की, एक ऐसी सृष्टि की उत्पत्ति करता हूँ जिसके बारे में क्या हो कि पूरी सृष्टि एक स्वर्ग जैसी दिखाई दे। तो उन्होंने कहा भाई बिल्कुल आपका मन है, आप सृष्टि के रचयिता बनिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने कहें कि आप सेट करके काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आदेश ले करके सीधा चले आते हैं। अब सोचते हैं किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति किया जाए। तो उन्होंने अपने सारे अंगों का प्रयोग करते हुए एक एक चीज़ों का क्या किया? उत्पत्ति कराया। तो जैसे मुख से क्या हुआ? आपके सरस्वती जी की यानी विद्या की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से वेदों का ऐसे आपके उत्पत्ति कराई जाती है। तो इन चीज़ों से क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें उनके एक एक अंगों से क्या होता है कि सब चीज़ों की उत्पत्ति मानी जाती है। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि चलो भाई मेरा तो दुनिया बन करके तैयार हो गई। तो देखते हैं कुछ चेंजिंग तो हो ही नहीं रही। एक समय क्या होते हैं? ध्यान में बैठे रहे होते हैं, ध्यान लगा के बैठे हैं। होता क्या है समझिए कि ध्यान में बैठे बैठे जैसे ही इनका ध्यान थोड़ा सा टूटता है, पीछे से कोई आवाज़ देता है, उसकी वजह से इनका ध्यान क्या होता है? भंग हो जाता है। भंग होने की वजह से गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आने के बाद अपने शरीर को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। शरीर का जैसे ही त्यागते हैं कि वो सृष्टि जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी वो सब क्या होता है? धुएं में बदल जाती है। तो ब्रह्मा जी को फिर ध्यान आता है ये मैंने क्या किया। तो पुनः ये क्या करते हैं? उन सारी चीज़ों की उत्पत्ति कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? कोई ऐसे लोगों की उत्पत्ति करना चाहिए जो इसको हमको बार बार याद दिलाता रहे कि हमने सृष्टि का क्या किया है? उत्पत्ति किया है। समझिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि इसके लिए हमको चाहिए एक मानव रूपी एक प्रक्रिया अगर मिल जाती है तो ये क्या कराएगा? हमको याद दिलाएगा। तो इन्होंने दो आपके, एक मनु और दूसरे उनकी एक पत्नी शतरूपा को बुलाते हैं और इन दोनों को आदेश देते हैं कि आप सृष्टि का क्या करिए? उत्पत्ति करिए। आप जानते हैं कि मनु और शतरूपा के कारण ही क्या होती है? सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पुरुष और नारी दोनों एक समान हैं। बिना पुरुष के नारी और बिना नारी के पुरुष दोनों क्या हैं? अधूरे हैं। तो याद रखिए ये ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि है जिसका संकलन केवल पुरुष और महिला दोनों साथ में कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ये बनाना ही बड़ी बात थोड़ी है, इनके लिए ये बना दिए। पता लगा मुझे फिर से गुस्सा आया किसी कारण, बस मैं क्या करूं? शरीर को त्याग दूं तो पूरी की पूरी पृथ्वी ही क्या, पूरी सृष्टि ही क्या हो जाएगी? समाप्ति। इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई हम इसके लिए वेदों की उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं? वेद की उत्पत्ति। और आप जानते हैं कि वेद कितने होते हैं? 4। और इन्होंने अपने दाहिने हाथ से ऋग्वेद की उत्पत्ति किया और बाएं हाथ से संगीत, आप देखोगे तो संगीत की उत्पत्ति होती है।
और उत्तर वाले दिशा से आपसे अथर्ववेद की उत्पत्ति करते हैं और दक्षिण वाले से आपका क्या होता है, यजुर्वेद की उत्पत्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य क्या करेगा, वेदों को पढ़ेगा, तो वेदों के पढ़ने से हमको ये पता रहेगा कि मैंने सृष्टि की क्या किया है, उत्पत्ति किया है, ताकि मैं अपने सृष्टि का क्या रख सकूं ख्याल। अब आज के समय को ले लीजिए, आज के समय में क्या होता है, मनुष्य धीरे धीरे वेदों को भूलता जा रहा है, इसीलिए सृष्टि क्या करती है, अपना बदला लेती है। प्रकृति में क्या हो रहा है, देख रहे हैं कोरोना काल चलता है, कोरोना ने क्या किया, इस तरीके से आपका क्या, जब क्या होता है, मानव अपने कर्तव्यों से भटक जाएगा, फिर तो सृष्टि उसको क्या करती है, प्रकृति के माध्यम से याद दिलाती है कि आप किस लिए आए हैं। तो मानव क्या कर रहा है, समझिए, मानव की उत्पत्ति इसलिए कराई गई ताकि वो सृष्टि का क्या कर सके, बचा सके। सृष्टि को बचाएगा किसको, ब्रह्मा जी को ये याद दिला करके, और याद कैसे दिलाएगा, वेदों को पढ़ करके। अब मनुष्य क्या करता है, वेदों को पढ़ने के बजाय व्हाट्सएप चलाता है, फेसबुक चला रहा है, अन्य चीज़ों में बिजी है। नए जनरेशन के लोगों को तो वेद पता ही नहीं है। इस तरीके से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने इसकी रचित किया था, उत्पत्ति किया था, जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य को मनुष्य आज के समय को पूरा नहीं करता है। इसी वजह से मनुष्य बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति तो कर दी, लेकिन मनुष्य आज भी उन चीज़ों से अनभिज्ञ है। तो मनुष्य को क्या चाहिए, जब वेद पढ़े जाते हैं तो ब्रह्मा जी को एहसास रहता है कि हमारी सृष्टि क्या है, मैंने इसका संकलन किया हुआ। इस प्रकार आपकी क्या होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और ऋग्वेद में याद रखिएगा, ऋग्वेद में एक धर्म की पहली बार जिक्र किया जाता है जिसका नाम होता है सनातन धर्म। कौन सा धर्म, सनातन धर्म। तो दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, सनातन धर्म। और सनातन धर्म से ही आपके एक धर्म की उत्पत्ति हुई है, उसे कहा जाता है हिंदू धर्म। तो अभी हाल ही के शोधों के अनुसार अगर सनातन धर्म आपका नहीं रहे तो उसके अनुसार हिंदू धर्म क्या है, सबसे पुराना धर्म माना जाता है। लेकिन सनातन धर्म की चर्चा कहाँ मिलती है, वेदों में मिलती है, इसीलिए सबसे पुराना धर्म आपका क्या हो गया, सनातन धर्म। इस तरीके से हम लोग कल की क्लास में इस्लाम धर्म को पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से मोहम्मद पैगंबर ने कठिनाइयों के साथ अपने धर्म की उत्पत्ति किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया। हर चीज़ों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको प्रत्येक दिन सेशन को आपको मिलता रहेगा और आपके इसको देखोगे, जो भी आप एग्ज़ाम दोगे उस एग्ज़ाम में आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।